चलिए आज इस बात को गहराई से समझते हैं कि जब हम विशेष बच्चे कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है। स्रोत सामग्री के आधार पर हम जानेंगे कि ये बच्चे कौन हैं और उन्हें किन श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। जब भी हम विशेष बच्चे शब्द सुनते हैं तो क्या हमारे दिमाग में सिर्फ मुश्किलें और चुनौतियां आती हैं? चलिए आज इस आम धारणा को थोड़ा बदलते हैं और इसका एक बड़ा और ज्यादा साफ नजरिया देखते हैं। देखिए, परिभाषा के अनुसार विशेष होने का मतलब सिर्फ कमजोरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा दायरा है। इसमें वो बच्चे भी आते हैं जो असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हैं और वो भी जिन्हें कुछ सीखने में मदद की जरूरत है। मतलब कोई भी बच्चा जो एक औसत बच्चे से काफी अलग है। तो आज के सफर में हम इन 5 मुख्य श्रेणियों पर एक एक करके बात करेंगे। हम समझेंगे कि प्रतिभाशाली बच्चे कौन हैं, बौद्धिक अक्षमता क्या होती है और देखने, सुनने या बोलने में आने वाली चुनौतियां क्या हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस स्पेक्ट्रम के सकारात्मक पहलू से, यानी प्रतिभाशाली बच्चों से। तो प्रतिभाशाली बच्चा होता कौन है? टॉरेंस के अनुसार ये वो बच्चा है जो किसी भी ऐसे क्षेत्र में कमाल करने की क्षमता रखता है जिसे हमारा समाज महत्वपूर्ण मानता है। मतलब ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक सीमित नहीं है। गैलाघर के अनुसार इन बच्चों की कुछ दिलचस्प खासियतें होती हैं, जैसे ये अक्सर बेहतर सामाजिक आर्थिक माहौल से आते हैं और कभी-कभी अपनी असाधारण काबिलियत की वजह से उनमें एक तरह की श्रेष्ठता की भावना भी आ सकती है जो उनके सामाजिक रिश्तों पर असर डाल सकती है। ठीक है, तो अब स्पेक्ट्रम के दूसरे पहलू पर चलते हैं और बौद्धिक अक्षमता की श्रेणी को समझते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि बौद्धिक अक्षमता का मतलब सिर्फ कम IQ स्कोर नहीं होता। असल में इसमें 2 चीजें शामिल हैं, एक तो बौद्धिक कामकाज और दूसरा रोजमर्रा की जिंदगी के काम करने का कौशल। और देखिए, इसकी एक बहुत ही सटीक और औपचारिक परिभाषा भी है जो 1973 में दी गई थी। ये परिभाषा इन दोनों ही मुख्य घटकों पर जोर देती है, मतलब बौद्धिक क्षमता और साथ ही समाज के साथ तालमेल बिठाने वाला व्यवहार। तो इस परिभाषा के आधार पर कुछ आम लक्षण जो देखने को मिलते हैं वो हैं सीमित रुचियां, याददाश्त में कुछ कमी, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का कम होना और पुरानी सीखी हुई चीजों को नई जगह पर इस्तेमाल करने में मुश्किल आना। हमारा अगला पड़ाव है संवेदी अक्षमताएं, यानी वो चुनौतियां जो हमारे देखने और सुनने की क्षमता से जुड़ी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दृष्टि, यानी देखने से जुड़ी चुनौतियों की। कानूनी तौर पर दृष्टि अक्षमता को बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसमें या तो नजर का पूरी तरह से ना होना या फिर देखने की क्षमता का बहुत ज्यादा कम हो जाना शामिल है। अच्छा, ये 6/60 का क्या मतलब है? ये स्नेलिन आई चार्ट का एक माप है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक सामान्य दृष्टि वाला व्यक्ति जिस चीज को 60 मीटर की दूरी से साफ देख सकता है, उसे देखने के लिए इस व्यक्ति को 6 मीटर पास आना पड़ता है। ठीक है, तो देखने की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और सुनने से जुड़ी चुनौतियों पर नजर डालते हैं। यहाँ भी कानून एक बहुत साफ सीमा तय करता है। अगर किसी व्यक्ति को बेहतर सुनने वाले कान में भी 60 डेसिबल या उससे ज्यादा की श्रवण हानि है तो उसे श्रवण अक्षम माना जाता है। तो 60 डेसिबल का असल जिंदगी में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सामान्य बातचीत को सुनना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ये फुसफुसाहट या शांत आवाजों से कहीं ज्यादा है। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी आखिरी श्रेणी पर। ये उन कठिनाइयों के बारे में है जो बातचीत करने और अपनी बात कहने में आती हैं। तो भाषा अक्षमता क्या है? ये वो स्थिति है जब किसी बच्चे के लिए संवाद करना, यानी अपनी बात कहना और दूसरों की बात समझना मुश्किल हो जाता है और इसका सीधा असर उसकी पढ़ाई और सामाजिक जिंदगी दोनों पर पड़ता है। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए इसके कुछ प्रकार देख सकते हैं। एक होता है उच्चारण का विकार, जैसे किसी शब्द को गलत बोलना, छोटी की जगह थोती कहना। दूसरा है आवाज का विकार, जहां आवाज की क्वालिटी, पिच या लाउडनेस में कुछ असामान्यता हो। और तीसरा है प्रवाह का विकार, मतलब बोलने के फ्लो में रुकावट आना, जैसे कि हकलाना। तो इन सभी श्रेणियों को समझने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है। अगर हम सभी के लिए एक मददगार और सहायक माहौल बनाना चाहते हैं तो इन विभिन्नताओं को पहचानना और समझना ही सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो अब एक सवाल सबके लिए है, इन सभी विभिन्नताओं की जानकारी के साथ हम असल में एक ऐसी समावेशी कक्षा या एक ऐसा समाज कैसे बना सकते हैं जो हर बच्चे को आगे बढ़ने का सही मौका दे?